हम सब अक्सर रिज्यूमे को बस कुछ सेकंड्स में देख लेते हैं, है ना? शिक्षा, अनुभव, स्किल्स और बस आगे बढ़ गए। लेकिन कभी-कभी अगर आप थोड़ा रुक कर देखें तो हर प्रोफाइल के पीछे एक कहानी होती है। एक सफर की, कुछ नया सीखने की और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की कहानी। बिल्कुल, ये एक पेशेवर यात्रा के नक्शे की तरह है। हर सेक्शन एक अलग पड़ाव जैसा है और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इन पड़ावों को कौन सा रास्ता जोड़ता है। और आज हमारे पास एक ऐसा ही नक्शा है जिसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। ये अभिषेक कुमार नाम के एक डेटा साइंस ग्रेजुएट का प्रोफाइल है। पहली नजर में ये एक सामान्य प्रोफाइल लगता है, लेकिन जब हमने इसे देखना शुरू किया तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी नजर आई। तो आज का मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इस नक्शे के रास्तों को समझना है। ये समझने की कोशिश करना है कि ये प्रोफाइल अभिषेक के सफर के बारे में क्या बताता है, और शायद हम सब के लिए इसमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए इस प्रोफाइल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, नींव से। प्रोफाइल के अनुसार अभिषेक बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हैं और उन्होंने 2021 में उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री पूरी की। उसी साल 2021 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उन्होंने एक्सेंचर जैसी एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में। हाँ, बेंगलोर में कोई गैप नहीं। ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब एक फ्रेशर को बिना किसी अनुभव के सीधे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी, ये उनके अकादमिक प्रदर्शन के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये एक बहुत मजबूत संकेत है। ये बताता है कि उनके पास जो कौशल थे वो सिर्फ किताबी नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्री की जरूरतों से सीधे मेल खाते थे। बड़ी कंपनियां ऐसे ही फ्रेशर्स को ढूंढती हैं जिन्हें वो पहले दिन से ही किसी प्रोजेक्ट पर लगा सकें। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उनकी अकादमिक तैयारी का एक प्रमाण है। सही बात है। तो इस मजबूत नींव के साथ उन्होंने एक्सेंचर में कदम रखा और वहां उन्होंने जो काम किया वो दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे अगले स्तर पर ले गए। उन्होंने वेब और मोबाइल ऐप्स पर काम किया जिसमें CRUD फंक्शनैलिटी, कस्टम लॉगिन जैसी चीजें शामिल थीं। ये सब सुनने में काफी तकनीकी लगता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जो किसी भी एप्लीकेशन की रीड होते हैं। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि उनके काम का परिणाम है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। उन्होंने लिखा है कि नैनोफ्लो का उपयोग करके जटिल ऐप्स के प्रदर्शन को 30% तक बढ़ाया। 1 मिनट, 30% का सुधार, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये आम बात है या ये सचमुच असाधारण है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, बहुत ही ज्यादा। किसी नई ऐप में 30% की तेजी का मतलब है कि यूजर का अनुभव जमीन आसमान जितना बदल जाता है। और दूसरी उपलब्धि देखिए, डायनामिक पेजों के लोड टाइम को 15 सेकंड तक कम कर दिया। 15 सेकंड? मुझे याद है कल ही मैं एक वेबसाइट पे था जो शायद 5-6 सेकंड ले रही थी और मैंने उसे बंद कर दिया। 15 सेकंड तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है, ये सीधे तौर पर यूजर को जोड़े रखने से जुड़ा है। आपने सही पकड़ा। और यहाँ हम सबके लिए एक और जरूरी सबक है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। सिर्फ ये कहना कि मैंने काम किया काफी नहीं है। जब आप अपने काम के असर को इस तरह आंकड़ों में बता पाते हैं, जैसे मैंने प्रदर्शन 30% बढ़ाया, हाँ, या लोड टाइम 15 सेकंड कम किया, तो आपकी बात का वजन कई गुना बढ़ जाता है। ये एक परिणाम उन्मुख मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन 1 मिनट, अगर एक भर्ती प्रबंधक के नजरिए से सोचें तो क्या वे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या ये सुधार अकेले इन्होंने किया था या ये एक बड़ी टीम के प्रयास का हिस्सा था? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ, वे जरूर सोचेंगे। आंकड़े कहानी का एक हिस्सा बताते हैं, पूरी कहानी नहीं। लेकिन प्रोफाइल में इन आंकड़ों का उल्लेख करना ये दिखाता है कि उम्मीदवार अपने काम के व्यावसायिक प्रभाव को समझता है। वे सिर्फ कोड नहीं लिख रहे थे, वे एक व्यावसायिक समस्या को हल कर रहे थे। ये उन्हें हजारों डेवलपर से अलग करता है। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है, एक होनहार इंजीनियर जिसने एक बड़ी कंपनी में ठोस मापने योग्य काम किया है। लेकिन यहां से कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेते हैं। बिल्कुल। उनका सारा अनुभव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, लेकिन जब हम उनके प्रोजेक्ट सेक्शन को देखते हैं तो वे अचानक पूरी तरह से डेटा साइंस के बारे में हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, रेड वाइन क्वालिटी। तो चलिए इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट की भविष्यवाणी करना। उन्होंने उम्र, लिंग, BMI जैसे कारकों का उपयोग करके एक मॉडल बनाया और लगभग 80% सटीकता हासिल की। ये तो काफी सीधा साधा लगता है।
हाँ, ये डेटा साइंस का एक क्लासिक उपयोग है, लेकिन ये दिखाता है कि वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझते हैं। बीमा कंपनियां हर दिन इसी तरह के मॉडल का उपयोग करती हैं। 80% सटीकता इस तरह के जटिल विषय के लिए एक बहुत अच्छा परिणाम है। ठीक है, लेकिन अगला प्रोजेक्ट, रेड वाइन क्वालिटी की भविष्यवाणी करना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? और यहाँ के आंकड़े तो और भी अजीब है। ट्रेनिंग डेटा पर 88% सटीकता। और तीसरा प्रोजेक्ट स्टूडेंट एडमिशन की भविष्यवाणी के बारे में है, जिसमें 75% सटीकता है। हाँ, और अगर हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखें तो एक और कहानी सामने आती है। एक प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सेवा और वित्त से जुड़ा है, दूसरा उपभोक्ता उत्पाद मतलब वाइन से, और तीसरा शिक्षा से। अलग अलग क्षेत्र हैं। बिल्कुल, ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। वे ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे कोई भी डेटा सेट दें, किसी भी इंडस्ट्री का, मैं उसमें से पैटर्न और इनसाइट्स निकाल सकता हूं। यह नियोक्ताओं के लिए बहुत आकर्षक है। तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये उनकी क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो है जो दिखाता है कि वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कितने गंभीर हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये प्रोफाइल इतनी दिलचस्प क्यों है। ये एक बदलाव की कहानी है। अब उनके कौशल और सर्टिफिकेशन पर आते हैं। उनके पास पाइथन, एसक्यूएल, नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, इन सब की एक लिस्ट है। यहाँ ये स्किल्स उनके प्रोजेक्ट से सीधे जुड़े हुए हैं। आप इन प्रोजेक्ट्स को इन टूल्स के बिना कर ही नहीं सकते। अच्छा, डेटा को साफ करने और तैयार करने के लिए पैंडाज और नमपाई जरूरी हैं। मॉडल बनाने के लिए पाइथन चाहिए, और परिणामों को देखने और समझने के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से विजुअलाइजेशन बनाना पड़ता है। तो मैं ये कर सकता हूं कि लिस्ट नहीं है, ये मैंने ये किया है का सबूत है। और एक और बात जो मेरी नजर में आई वो ये है कि ये सब करते हुए भी वे रुके नहीं हैं। 2024 में, यानी हाल ही में, उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज और एक्सेंचर के लिए फॉरेज के माध्यम से जॉब सिमुलेशन पूरे किए हैं। नौकरी के साथ साथ ये तो काफी मेहनत का काम लगता है। और यही उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये जॉब सिमुलेशन अकादमिक प्रोजेक्ट से एक कदम आगे हैं। ये वास्तविक कंपनियों द्वारा बनाई गई वास्तविक जटिल व्यावसायिक समस्याओं पर आधारित होते हैं। मतलब ये असली काम जैसा है। हाँ, एक तरह से। जैसे ब्रिटिश एयरवेज के लिए ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण करना, या एक्सेंचर के लिए 7 अलग-अलग डेटा सेट को मिलाकर सोशल मीडिया रणनीति बनाना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि अपने कौशल को वास्तविक व्यावसायिक परिदृश्यों पर लागू करने के लिए उत्सुक हैं। तो ये एक तरह से एक पायलट के फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करने जैसा है। बहुत अच्छी उपमा है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, एक ठोस इंजीनियरिंग की नौकरी, डेटा साइंस की ओर एक जानबूझकर किया गया झुकाव, विविध प्रोजेक्ट्स और निरंतर सीखना, तो क्या तस्वीर उभरती है? इन सब का क्या मतलब निकलता है? जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही सोची समझी और रणनीतिक करियर यात्रा की है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक ठोस तकनीकी नींव से शुरुआत की, अपनी सच्ची दिलचस्पी को पहचाना और फिर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए न केवल योजना बनाई बल्कि उस पर अमल भी किया। ये प्रोफाइल केवल योग्यताओं की एक सूची नहीं है, ये पेशेवर विकास की एक जीती जागती कहानी है। हाँ, ये सिर्फ एक बायोडेटा नहीं है, ये एक रणनीतिक करियर परिवर्तन की कहानी है। हमने एक ऐसे पेशेवर की यात्रा देखी है जो एक सिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक महत्वाकांक्षी डेटा साइंटिस्ट बनने की राह पर है। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग अनुभव से विश्लेषणात्मक कौशल लिया और उसे डेटा केंद्रित प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन के साथ जोड़कर एक नया रास्ता बनाया। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा मुझे मेरे अपने काम के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। ये प्रोफाइल सिस्टम बनाने यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर उन सिस्टम के भीतर मौजूद डेटा को समझने मतलब डेटा साइंस तक एक स्पष्ट बदलाव दिखाती है। एक बहुत ही सटीक अवलोकन, मशीन बनाना और ये समझना कि मशीन क्या बता रही है, ये 2 अलग-अलग लेकिन गहराई से जुड़े हुए कौशल हैं। आजकल हर क्षेत्र में ये दोनों पहलू मौजूद है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मार्केटिंग हो, वित्त हो या शिक्षा हो, हम सब अपने काम में कुछ मशीनें बनाते हैं, अभियान चलाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन हम कितना समय ये समझने में लगाते हैं कि हमारी ये मशीनें हमें क्या बता रही हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।
हम अक्सर बनाने के भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम रुककर समझने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन असली मूल्य, असली रणनीतिक अंतर्दृष्टि अक्सर डेटा की व्याख्या करने से ही मिलती है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार ये है, आपके अपने पेशेवर जीवन में मशीन बनाने से मशीन को समझने के बराबर का बदलाव क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के करियर की अगली दिशा तय कर सकता है।